हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आप सभी के कहने पर मैंने अभिव्यक्ति व माध्यम की क्लासेस लेनी शुरू की हैं। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 और अध्याय 1 और 2 की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं। तो बहुत ही शॉर्ट नोट, क्योंकि 20 अक्टूबर को आपका पेपर है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपका चैप्टर से एक भी लाइन जहाँ से प्रश्न बनता हो, मुझे नहीं लगता कि आपका छूटेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये नोट्स मैंने अपने खुद के लिए प्रिपेयर किए थे और खुद मैंने चैप्टर की एक एक लाइन पढ़कर ये नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं से लिखने में हो सकता है, लिखते वक्त वैसे तो मैंने बहुत ही आराम से सहजता से नोट्स बनाए थे, लेकिन हो सकता है इंसान है, लिखते वक्त कोई गलती भी हो गई हो तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। सभी कैंडिडेट आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर आपको वीडियोस चैनल पर समझ में नहीं आती हैं यूट्यूब चैनल पर, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पर डे जो भी मैं वीडियो पढ़ाती हूँ वो मैं सारी टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर देखो, आप लोगों मेरे पास कमेंट आया था कि मैम एक दो वीडियो आप डालिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो HPSC PGT वालों के लिए मैंने HPSC PGT हिंदी 2024 और के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, और HPSC PGT हिंदी 2024 महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैंने इस नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। और वो आप चैनल पर जाएं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर ये वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर लें। यहाँ पर मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस थी उनको कलेक्ट कर दिया है, तो वहाँ पर आपको सारी संग्रहित मिलेंगी वीडियोज़, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति व माध्यम, और जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो इनके बारे में सब कुछ मैंने बताया था। जनसंचार क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होती है और माध्यम क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 और टोटल 16 अध्याय हैं। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों, इस चैप्टर का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यम, अब माध्यम क्या है, यहाँ पर जनसंचार के माध्यम की बात कर रहे हैं। जनसंचार मैंने बताया था जब किसी एक ही सूचना को बहुत ज़्यादा बहुगुणित किया जाता है और एक बहुत बड़े पाठक वर्ग तक किसी संदेश को पहुँचाया जाता है, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। और जनसंचार करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। अब माध्यम ये तो है नहीं, अब माध्यम कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब जनसंचार के माध्यम है। तो जनसंचार माध्यम ये तो है नहीं कि भी किसी भी सूचना को अपनी मर्जी से ही कहीं पर पहुंचा रहे हैं, उनका अपना खुद का दिमाग है, तो ऐसा तो है नहीं। तो जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन किया जाता है, यानी कि जनसंचार माध्यमों में जैसे कि रेडियो टेलीविज़न में जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं, समाचार पत्र में जो समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है, तो उन सभी को क्या करते हैं, लिखा जाता है। जो संवाददाता अपने विभिन्न क्षेत्रों से समाचारों को इकट्ठा करके लाते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करके लाते हैं, फिर उन सूचनाओं की कटनी छटनी की जाती है, व्याकरणिक दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, तथ्यों की दृष्टि से उनको शुद्ध किया जाता है और फिर उन्हें लिखा जाता है, और लिखने के बाद फिर ये प्रसारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो आप समझ गए होंगे, पाठ का ये जो चैप्टर का नेम है मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब जनसंचार के माध्यमों में सबसे पहला माध्यम आता है मुद्रित माध्यम। मुद्रित का माध्यम है, मतलब है प्रिंट माध्यम। अब प्रिंट मतलब जो छपाई है, जिनकी, अब ये जैसे प्रिंट माध्यम है, ये सब कुछ आपके सामने प्रिंट है, लिखा हुआ है। ऐसे इसी तरीका से प्रिंट माध्यम में क्या क्या आता है, समाचार पत्र आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है, ये सारे किस्में आ जाती हैं प्रिंट माध्यम के अंदर। और जो प्रिंट माध्यम है ये जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। तो इसे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब मैंने पाठ का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। वैसे तो मैं एक चैप्टर आपको काफ़ी समय में पढ़ाती, लेकिन अभी 20 नज़दीक ही आपका एग्ज़ाम है। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो भी आपको, अगर होता है तो भी, नहीं होता है तो भी आपको तैयारी करके चलना है, ठीक है। आप ये मान के चले कि आपका पेपर 20 तारीख को ही है, आप उसी के लिए पढ़ रहे हैं।
तो जनसंचार माध्यमों में हम मुद्रित माध्यम पढ़ रहे हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित सबसे ज़्यादा पुराना माध्यम है। एक तो ये नोट करके रखना है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुद्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था, मतलब ये जो छपाई खाना है या छपाई का काम कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ था। तो मुद्रण का प्रारंभ चीन से हुआ था। ध्यान से प्रश्नों को सुनना है, एक एक लाइन में आप 3-3 प्रश्न बना सकते हैं। मुद्रण का प्रारंभ चीन से हुआ, तत्पश्चात उसके बाद जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापे खाने की स्थापना हुई। मतलब सबसे पहले चीन में हुआ, उसके बाद जो छापे खाने की स्थापना हुई वो जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुई। भारत में कब हुई? अब ये तो पूरे देश दुनिया की बातें कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे भारत देश की। तो भारत में 1556 ईस्वी में गोवा में पहला छापा खाना खोला, और ये किसने खोला था? मिशनरियों ने खोला था। तो मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें प्रकाशित कर छपवाने के लिए ये छपाई खाना खोला था, क्योंकि आपको पता है कि उस समय क्या था, 1556 की बात हो रही है कि लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो मिशनरी जो थे ना, वो भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और उन्हें पुस्तकें छपवाने की जरूरत महसूस की। इसलिए सबसे पहला छापा खाना गोवा में 1556 में खोला गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज मुद्रण किसकी सहायता से होता है? कंप्यूटर की सहायता से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन। तो सबसे पहले हमने मुद्रित माध्यम पढ़ा कि प्रिंट माध्यम क्या होता है। अब हम देखते हैं रेडियो क्या होता है। रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन भी एचपीएससी पूछ सकती है कि रेडियो केवल ध्वनि माध्यम है, केवल हम सुनते हैं, जिसके ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख है। मतलब इसमें शब्दों का महत्व होता है और स्वर ही प्रमुख होते हैं। रेडियो एक रेखीय लीनियर माध्यम है। एक रेखीय है क्योंकि श्रव्य माध्यम है ये। ठीक है, एक तरफा माध्यम है, ये दोनों तरफा नहीं है, केवल श्रव्य माध्यम है। शब्द और स्वर ही इसमें प्रमुख होते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि रेडियो जो है किस प्रकार का माध्यम है, तो आपको बताना है एक रेखीय, और इंग्लिश में पूछेगा तो लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों, टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अब आपको बताएंगे कि उल्टा पिरामिड शैली और सीधा पिरामिड शैली क्या होती हैं। देखो, ध्यान से याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि रेडियो में जो समाचार लिखे जाते हैं, रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उनकी संरचना उल्टा पिरामिड शैली में होती है। तो सबसे पहले देखें उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। मैं 2 पिरामिड आपके सामने बनाऊंगी, एक तो ये उल्टा पिरामिड आपके सामने बना हुआ है और दूसरा होगा सीधा पिरामिड। तो ये सीधा पिरामिड है, इसको भी 3 पार्ट्स में बांट ले, और ये उल्टा पिरामिड है, इसे भी 3 पार्ट्स में बांट ले। तो यहाँ पर हम सीधा पिरामिड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो समाचार लिखे जाते हैं वो अधिकतर उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें सबसे पहला होता है इंट्रो, फिर होता है बॉडी और फिर होता है समापन। यानी कि जो हमारे पास समाचार होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है सबसे पहले, फिर उस बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, उस समाचार को बिल्कुल विस्तारित रूप दिया जाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, और इसमें इंट्रो में आपको कुछ एक बातें ही कि कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, और कैसे हुआ, बस ये 2-3 जो आप समाचार पत्र के 6 ककार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 ककारों का ही लगभग यहाँ पर उल्लेख मिलता है, और इसके अंतर्गत मिलता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, ये सब इसके अंदर विस्तार से दिया जाता है। फिर यहाँ पर समापन कर दिया जाता है। अब ये क्या है कि समाचार का मुख्य भाग होता है, इंट्रो जो होता है ये समाचार का मुख्य भाग होता है। आप अधिकतर देखेंगे कि जब हम समाचार पत्र को खोलते हैं तो केवल इंट्रो देखकर ही हम समझ जाते हैं, बस इतना देखते हैं। कुछ एक समाचार ही होते हैं जिसके हम बॉडी भी पढ़ते हैं। घटते हुए क्रम में समाचार को विस्तार से लिखा जाता है। समापन के अंतर्गत स्पेस होने पर इसे काट कर छोटा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर समापन होता है, उस समाचार का अंत कर दिया जाता है।
अब रेडियो के लिए देखो, ये तो बता दिया आपको कि वो रेडियो जो का समाचार है वो रेडियो जो है एक रेखीय माध्यम है, और इसके जो समाचार की संरचना होती है वो टीवी और रेडियो की जो समाचार संरचना होती है वो उल्टा पिरामिड शैली में होती है, और 90% समाचार या स्टोरीज इसी शैली में लिखे जाते हैं। अगर आपके पेपर में कोई प्रश्न आए और आपको ना पता हो तो 90% जो है इसी शैली में लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है कि रेडियो समाचार। अब रेडियो मैंने बता दिया आपको। अब रेडियो के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मैं कथावाचन हूँ, मतलब मैं समाचार वाचक हूँ कि मुझे समाचार बोलकर बताना है, तो क्या होगा कि मेरे लिए पहले एक कॉपी तैयार की जाएगी जिसमें से मैं रीड करूँगी उन समाचारों को, ठीक है। तो वो कॉपी किस प्रकार से तैयार करनी है, उसको तैयार करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो रेडियो समाचार लेखन करते वक्त कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए कि जैसे कि यही एक कॉपी है मेरे सामने, आपके सामने जो ये पृष्ठ दिख रहा है, ये पृष्ठ मान लो एक समाचार का पृष्ठ है और मैं समाचार वाचक हूँ और मुझे इन्हीं पृष्ठों में से देखकर समाचार को पढ़ना है जब प्रसारित किया जाएगा तब। तो उसके लिए कैसी होनी चाहिए, जैसे ये मैंने तो गिच पिच भी लिख रखा है, बहुत पास पास भी शब्द लिख रखे हैं। तो रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उसकी कॉपी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, टाइप्ड की हुई कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पेन से लिखेगा तो हो सकता है कि और जो समाचार पत्र पढ़ रहा है उसको किसी और के द्वारा लिखी गई राइटिंग उसे समझ ना आए, ठीक है, या कोई अक्षर पढ़ने में गलती कर दे। तो क्या होनी चाहिए, समाचार की जो कॉपी होती है रेडियो समाचार की वो साफ सुथरी और टाइप्ड की हुई कॉपी होनी चाहिए। ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर हाशिए छोड़ें। अब देखो, जब समाचार के लिए हम लिख रहे हैं, मान लो इसी पेज पर हम समाचार के लिए समाचार लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पेज के हाशिया छोड़ देंगे। उसके बाद एक अक्षर यहाँ लिखा, फिर दो अक्षरों के एक ये इसकी जगह छोड़ के, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने समाचार का अक्षर लिख दिया कि एक बेहद मतलब एक 9 मरे सड़क हादसे में, यहाँ पर मैंने लिख दिया सड़क, फिर 2 स्पेस छोड़ दिया, हादसे में, सड़क हादसे में, फिर 2 का स्पेस छोड़ दिया, सड़क हादसे में 9 मरे 10 घायल या 20 घायल, कुछ इस प्रकार से। तो समझ रहे होंगे ना आप, इस तरीके से ट्रिपल स्पेस यानी कि ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर हाशिए छोड़ें, दोनों ओर हाशिए छोड़े हुए होना चाहिए। ट्रिपल स्पेस में यहाँ पर एक अक्षर लिखा, फिर 3 बार स्पेस छोड़ा, फिर एक अक्षर लिखा, इस प्रकार से ट्रिपल स्पेस में होने चाहिए। और एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों में ही से अधिक शब्द न हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 शब्द लिख रखे हैं। अगर ये लाइन यहाँ पर खाली रहेगी, अगर मैं इन्हें खुले खुले लिखती थी, ये खुले खुले आ जाते। तो एक पंक्ति में कितने शब्द होने चाहिए, 12 या 13 शब्द होने चाहिए। आप एक बार ना दिमाग में ये बात रखना कि हम पढ़ क्या रहे। देखो वहाँ पेपर में जाके प्रेशर होता है और बोलते बहुत है, दबाव होता है एग्जाम का। तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि रेडियो समाचार के लेखन करते वक्त कौन कौन सी बुनियादी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, ट्रिपल स्पेस में टाइप किया हुआ होना चाहिए, पेज के दोनों ओर हाशिया छोड़ा हुआ होना चाहिए, एक पंक्ति में 12 या 13 शब्द से अधिक न होने चाहिए, पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द न छोड़े। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अधिकार शब्द बोल रही थी इस पंक्ति के लास्ट शब्द में, और अधिकार की जगह नहीं बची और मैंने अधिकार अधि यहाँ लिख दिया, और फिर हम डैश करके जैसे आगे लिखते हैं कार। तो इस प्रकार से समाचार की कॉपी में ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मतलब अंतिम शब्द पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द न छोड़े। समाचार कॉपी में जटिल एवं संक्षिप्त आकार के शब्दों का प्रयोग न करें। संक्षिप्त जैसे कुछ एक शब्द हैं, जैसे पंडित है, डॉक्टर है, इस प्रकार से इन्हें संक्षिप्त शब्द कहते हैं। लेकिन ये शब्द तो रूढ़ हो गए, हम इन्हें समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि समाचार की कॉपी में ज़्यादा जटिल मतलब जो जटिल शब्द होते हैं, थोड़े टफ जो शब्द होते हैं, दृष्टकूट पद होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और संक्षिप्त आकार के शब्दों को लिखने से भी बचना चाहिए। लंबे अंकों को तथा दिनांक को शब्दों में लिखें। लंबे अंकों को
तथा दिनांक को शब्दों में लिखें। अब देखो, इसमें भी थोड़ी सी ध्यान रखनी, ये बात इम्पोर्टेंट है। जो लंबा अंक है, मतलब 1,20,000, 1,20,000, 325 हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,325। तो ऐसे अंकों में नहीं लिखना है आपको, क्योंकि जो समाचार वाचक है जब इसे वाचन करेगा तो वो इकाई, दाई, सैकड़ा थोड़ी करेगा। तो सीधा कैसे लिखा होना चाहिए, 1,00,000, ऐसे शब्दों में लिखना चाहिए। समझ गए होंगे आप। तो कैसे लिखने हैं, अगर 1 से 10 तक की संख्या है तो उसे शब्दों में लिखना चाहिए। 1 से 10 तक की संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद 11 से 999 तक अंकों में लिखना चाहिए, ये ध्यान से रखना है। और 999 यानी कि 1000 से फिर आगे जितनी भी बड़ी संख्या उसे फिर से शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें फिर से शब्दों में लिखना चाहिए। तो आपको पता है 3 अक्षर, 3 डिजिट तक के अक्षर शब्द है, तो उसे तो हम पढ़ लेते हैं। तो ये मैं एनसीईआरटी की बुक से सारे नोट्स हैं, इन पे आपको डाउट ना करें। और अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट होता है तो आप बुक खोलें और टैली कर लें। निम्नांकित क्रमांक मतलब निम्नलिखित क्रमांक हदो अधो हस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना एक ही वाक्य में बात कही जानी चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जैसे निम्नलिखित बातें नीचे दी गई हैं तो उससे समाचार समझने में मुश्किल होता है। तो किंतु, क्रमांक, अधो हस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपर्युक्त, पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग जो हम रेडियो समाचार के लिए कॉपी तैयार कर रहे हैं उसमें नहीं करना चाहिए। या और लेकिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तनी पर विशेष ध्यान दें, यानी कि रेडियो के लिए जो कॉपी तैयार की जा रही है उसकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का, यानी कि सहज, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। सामासिक शब्दों का प्रयोग न करें। मतलब रेडियो के लिए जो कॉपी तैयार की जा रही है उसके लिए सहज, सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। आम बोलचाल की, यानी कि आम बोलचाल की भाषा हो और साफ एवं सरल एवं स्पष्ट भाषा हो। फिर का सामासिक शब्दों का, सामासिक शब्द होते हैं जैसे देशद्रोही मतलब समास जिसमें हो, समास जिसमें हो। तो समास क्या होते हैं, दो शब्द जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को ही समास कहते हैं। तो सामासिक शब्दों का प्रयोग न करें। क्रय विक्रय के स्थान पर खरीद बिक्री बोलें, क्योंकि अधिकतर समाचार सुनने वालों हो सकता है किसी को क्रय विक्रय के बारे में ना पता हो। क्योंकि रेडियो पर जो समाचार सुनाए जाते हैं उनको अनपढ़ भी सुनते हैं और पढ़े लिखे भी सुनते हैं, और उसमें केवल सुनते ही हैं। क्योंकि आप समाचार सुनते वक्त ना तो आप डिक्शनरी निकाल सकते हैं, अगर डिक्शनरी निकालेंगे तो आपका बुलेटिन आगे चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर खरीद और बिक्री जैसे शब्दों का प्रयोग करें। स्थानांतर की जगह तबादला बोले, पंक्ति की जगह कतार बोले। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि टेलीविज़न के लिए हमें किस प्रकार से लिखना है। टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने मेरी पीछे की दोनों वीडियो देखी हैं तो अगर मैं अब थोड़ा सा फास्ट स्पीड से भी पढ़ाऊंगी तो भी आप जल्दी जल्दी समझते चले जाएंगे। दृश्य मैंने समझा दिया, श्रव्य मैंने समझा दिया। तो टेलीविज़न में देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए इसे दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। यह रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है, ये भी एक रेखीय माध्यम है। और टेलीविज़न में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का अधिक महत्व रहता है। ये बात क्यों कही है, देखो जैसे कि रेडियो में शब्दों व ध्वनियों का ज़्यादा महत्व था, लेकिन इसमें टेलीविज़न में दृश्यों का अधिक महत्व है। देखो आप टीवी में जब देख रहे होते हैं ना, तो आप दृश्य को ज़्यादा देख रहे होते हैं और बातों को कम सुन रहे होते हैं। तो टेलीविज़न के अंदर क्योंकि दृश्य देखने मात्र से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि अब क्या हो रहा है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है टेलीविज़न के अंदर, क्योंकि इसमें दृश्य होते हैं, और अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप जैसे वो बोलती बोलती कथा, समाचार वाचक बोलते बोलते कह देते कि देखिए, तो फिर वो घटनाक्रम चलने लग जाता है, उसके दृश्य दिखाने लगते हैं।
टीवी में समाचार लेखन की प्रमुखता शर्त दृश्य के साथ लेखन है। मतलब ये है कि टीवी के लिए अगर समाचार लेखन किया जा रहा है, अगर टीवी के लिए समाचार लिखा जा रहा है तो उस समाचार को इस प्रकार से लिखना है कि दृश्य के साथ लेखन करें, कि इसका हम दृश्य भी दिखाएंगे, तो शब्दों का प्रयोग कम करें, क्योंकि दृश्य जो होता है वो बहुत कुछ समझा देता है। ठीक है, समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। अब देखो टीवी के ऊपर जो खबर दिखाई जाती हैं, अब कौन कौन से चरण होते हैं। अब टीवी पर आप देखते हैं ना कि अब लाइव देखिए, एंकर बाइट, तो टीवी पर जो खबरें दिखाई जाती है, अब हमें तो एक लाइव का ही पता है, एक फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज़ का पता है कि जिसमें तुरंत जो घटना घटित हुई उसकी जानकारी दी जाती है, और लाइव में उस घटनाक्रम से सीधा प्रसारण किया जाता है। लेकिन हमें औरों का नहीं पता। एक समाचार फोन इन होता है, इनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, पर मैंने यहाँ पर शायद इनकी डिटेल नहीं लिखी, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ। ड्राई एंकर, ब्रेकिंग न्यूज़ तो मैंने बता दिया, आप सभी को पता है, और लाइव भी पता है। और फोन इन में क्या होता है कि जैसे कहीं पर भी कोई घटना घटित होगी और उस घटना के दृश्य या जो भी उसके समाचार जो है वो घटना स्थल पर एक संवाददाता खड़ा रहता है और फोन के माध्यम से अपने वहाँ पर बताता है अपने अन्य संवाददाताओं को जो समाचार को प्रसारित करते हैं, वो वहाँ पर फोन के माध्यम से कि देखिए अभी मैं यहाँ घटना स्थल पर खड़ा हूँ और यहाँ पर ये हादसा हो गया, पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, ऐसे फ़ोन पर बताते हैं ना। एंकर बाइट यानी कि कथन, यहाँ पर कथन दिखाए जाते हैं। एंकर विजुअल में क्या होता है, यहाँ पर एंकर बाइट में मतलब दृश्य नहीं दिखाए जाते, केवल कथन बताए जाते हैं। एंकर पैकेज में क्या होता है कि इसमें कोई घटना जो घटी हुई है उसमें उसका दृश्य भी दिखाया जाता है, उसके जो प्रमाण है वहाँ पर जो मतलब सबूत जो थे, मतलब जो खुद क्या बोलते हैं घटना स्थल पर खड़े हुए आदमी जिन्होंने अपनी आंखों से जो नज़ारा देखा है उनसे भी बात करवाते हैं। ठीक से प्रत्यक्ष मतलब बातें बताते हैं ताकि समाचार पर विश्वास किया जाए। तो ये कुछ हैं, ठीक है। और ड्राई एंकर में बताया जाता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ये बताया जाता है। ठीक है। टीवी खबरों की विशेषताएं क्या हैं और कमियां क्या हैं। देखने व सुनने की सुविधा है, तो ये तो पता ही है आपको कि टीवी की विशेषता है। जीवंत घटनाओं का प्रसारण किया जाता है, प्रभावशाली खबर से परिचित होना, समाचारों का लगातार प्रसारण देख पाना। अब इसकी कमियां क्या है, भाषा शैली के स्तर पर सावधानी रखनी पड़ती है, बाइट का ध्यान आवश्यक है, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। मतलब अब जब किसी घटनाक्रम से सीधा प्रसारण किया जाता है तो उसे देखकर जनता भड़क भी सकती है। ठीक है, और परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। तो इसमें तो यहाँ से मुझे नहीं लगता स्क्रीनिंग में कोई प्रश्न बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रकारिता। ये तो भाई कुछ मैच नहीं हुई बात इसकी, एक मिनट। आगे है इंटरनेट पत्रकारिता, तो इसी में है, ये बिल्कुल सही है। मैंने सोचा कहीं मैंने कोई पेज तो मिस नहीं कर दिया है। तो विभिन्न माध्यमों के लिए हम लेखन पढ़ रहे हैं, उसमें आता है इंटरनेट पत्रकारिता। अब जैसे समाचारों के लिए लिखा जाता है, रेडियो के लिए लिखा जाता है, टेलीविज़न के लिए लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से इंटरनेट पत्रकारिता भी होती है। आप देखते हैं कि किसी भी जो आपकी मैगजीन है आप उसे इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट का प्रथम दौर, ये विश्व स्तर की बात कर रही हूँ मैं। इंटरनेट के ऊपर भी सब कुछ मिलता है आपको, समाचार पत्र भी मिलते हैं, पत्र पत्रिकाएं भी मिलती हैं ना, सारा सब कुछ। तो विश्व स्तर पर इंटरनेट का प्रथम दौर कब शुरू हुआ, 1982 से 1992। दूसरा दौर कब शुरू हुआ, 1993 से 2001। और तीसरा दौर कब शुरू हुआ, 2001 से आज तक। तो ये विश्व स्तर की पत्रकारिता की बात हो रही है। परंतु इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ तो 1983 से 2000 मध्य के ही बीच में हुआ, यानी कि 1982 यानी कि शुरू में ही हो गया था। तो ये इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर ही पर हम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर शुरू तो हो गया था लेकिन बहुत ज़्यादा इसका विकास नहीं हो पाया था। परंतु इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ तो कब से हुआ, 1983 से 2002 के मध्य ही हुआ।
भारत में इंटरनेट पत्र ये तो देश दुनिया की बात कर रहे थे, यहाँ पर दोनों तरीके के तथ्य आपको पढ़ते हुए चलना है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर 1993 यानी कि दुनिया से 10 साल बाद। सारी दुनिया में तो 1982 से 1992 तक चल गया था, लेकिन भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर 1993 से और दूसरा दौर 2003 से अब तक शुरू हुआ। ठीक है, तीसरा तो यहाँ पर दे भी नहीं रखा है। अब देखो यहाँ से ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने यहाँ से लिख रखा है, और उस बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो बुक में बहुत सारे पेज हैं और कम से कम 3 घंटे या आपके लग सकते हैं उस चैप्टर को पढ़ने में। उन सभी का निचोड़ मैंने यहाँ पर ले लिया है। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। रेडिफ को, rediffmail.com नहीं होता, तो ये नेट पत्रकारिता से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस बुक के अंदर, वो मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं। rediffmail.com, आजकल आप gmail.com लिखते हैं, तो rediffmail.com, रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। वेबसाइट, जब मैंने 2003 में पॉलिटेक्निक किया था तो उस समय हम रेडिफ मेल ही लिखते थे। जब हमने वो बनाई थी अपनी ईमेल आईडी तो हम रेडिफ मेल ही लिखते थे। ठीक है, तो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किसको गया, यानी कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com को जाता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। वेब दुनिया जानते हो, www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो कंप्यूटर से मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक की थी, 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और सिरसा पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया था। तो इसको क्या कहते हैं? हिंदी में नेट पत्रकारिता, यानी कि नेट पत्रकारिता, नेट के ऊपर जो पत्रकारिता होती है उसकी बात हो रही है, यानी कि ठीक है, वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल नई दुनिया समूह मतलब एक ही ग्रुप था इंदौर का, इंदौर के नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। और इस पे जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर जैसे राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर एवं राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण प्रारंभ हो गए हैं। मतलब ये कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो आपको वेब की दुनिया पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन समाचार पत्रों को वेब पर या इंटरनेट पर आप खोजना चाहेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। अब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रभा साक्षी नाम का एक अखबार है जो आपको, जैसे कि आपके घरों में जो अखबार फेंक के जाते हैं ना, वो प्रिंट है, तो इस तरीके से आपको ये प्रिंट में नहीं मिलेगा, ओनली डिजिटल रूप में आपको इंटरनेट पर ये उपलब्ध मिलेगा। आज पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट कौन सी है? BBC की है। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। हमारे पास हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है। देखो, जितना यहाँ पर बड़ा चढ़ा के कह रखा है वैसा कुछ भी नहीं है। हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है अभी अपनी शैशव काल यानी कि शिशु अवस्था में ही है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई इंटरनेट पर, क्योंकि जब हम टाइप करते हैं तो आधे अक्षर हमें टाइप करने के लिए हिंदी में मिलते नहीं है, ना कई बार कोई मात्रा मिलती है। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की फिर चैप्टर नंबर 4 को हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।